हेलो गाइस, मेरा नाम अमित आनंद है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर एरा। मैं इस सीरीज में टोटल 7 टॉपिक्स कवर करूंगा जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोल्ड वॉर पढ़ने से पहले हमें इससे पहले की हिस्ट्री जान लेते हैं, जिससे आगे हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 1939 टू 1945 तक लड़ी गई थी। द वर्ल्ड वॉर 2 फाउट इन बिटवीन टू अलायंस सच एज एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर। वर्ल्ड वॉर 2 दो अलायंस के बीच में लड़ी गई थी, एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर। एलाइड पावर यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एंड ब्रिटेन। एक्सिस पावर जर्मनी, इटली एंड जापान थे। द यूएस इंटर द वॉर इन 1941 आफ्टर द जापानीज अटैक पर्ल हार्बर बिकॉज जापान वाज एलाइड विद जर्मनी एंड इटली। द यूएस डिक्लेयर वॉर ऑन दोज कंट्रीज टू। यूएस एंड यूएसएसआर पहले से वार में नहीं था। यूएसए 1941 में वार ज्वाइन करता है जब जापान ने यूएसए के काफी बिजी पोर्ट पर्ल हार्बर पे अटैक कर काफी नुकसान पहुंचाया, और यूएसएसआर के साथ भी यही हुआ। यूएसए एंड यूएसएसआर एलाइड पावर ज्वाइन कर ली। हिटलर के कारण हुआ वर्ल्ड वॉर 2, ये तो हम सभी जानते हैं। अब यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 की काउंटडाउन शुरू होती है। End of World War II when USA dropped 2 atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Nickname of nuclear bomb Little Boy and Fat Man. USA ने अगस्त 1945 में जापान के 2 सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी में 2 एटॉमिक बम गिरा दिया। न्यूक्लियर बम का कोड वर्ड नेम लिटिल बॉय और फैटमैन था और जापान को सरेंडर करना पड़ा। हिटलर भी खुद को शूट कर लिया। इटली के भी पावर सीज हो गए। एलाइड पावर विनर रहा वर्ल्ड वॉर 2 का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया सुपर पावर, क्योंकि यूएसए का डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। यूएसएसआर भी अपनी डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया और यूएसए का इक्वली कॉम्पिटिटर था। बट फ्रांस एंड ब्रिटेन पावर में ना आ पाया, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज पूरी तरह बर्बाद हो गया। सब कुछ कोलैप्स कर गया इनका, क्योंकि लंबी लड़ाई इनका जर्मनी इटली के साथ हुआ और खजाना भी पूरा साफ हो गया इनका। अब ये अपनी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर बनाने में लग गए। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द राइज ऑफ 2 न्यू पावर्स, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनियन सोवियत बिकेम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद पूरे वर्ल्ड में 2 नए पावर का उदय होता है, यूएसए एंड यूएसएसआर का। यूएसए एंड यूएसएसआर हैड नाउ बिकम राइवल टू ईच अदर। यूएसए एंड यूएसएसआर अब एक दूसरे के राइवल हो गए थे, मतलब प्रतिद्वंदी। इनमें अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ गई थी। ये अब अपने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करना शुरू कर दिया। एडवांस वेपन्स, मिसाइल्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी और स्पेस में अचीवमेंट्स पाई और पूरे वर्ल्ड को ये सब सप्लाई करते और बेनिफिट्स कमाते। अब कंपटीशन सिर्फ आर्म्स रेस, मिलिट्री अलायंस ही नहीं था। ये 2 राइवल्स में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, विचारधारा की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये पावर्स का मानना था, अगर पूरी कंट्री हमारे आइडियोलॉजी पे चलती है तो हम पूरे वर्ल्ड पे कमांड कर सकते हैं। यूएसए की आइडियोलॉजी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म एंड यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। चलिए इसे डिफरेंस कर समझते हैं। ये पिक्चर से पता चल रहा होगा आपको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन है रेस की, सभी जीतने का सोच रहे हैं। वही सोशलिज्म में सब एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, प्रॉब्लम के टाइम में भी। तो चलिए कुछ और समझते हैं डिफरेंस करके। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप, ये प्राइवेट को सपोर्ट करता है, बट सोशलिज्म में पब्लिक ओनरशिप, ये अपोज करता है। कैपिटलिज्म में सपोर्ट प्राइवेट इंटरप्राइजेस का होता है, बट सोशलिज्म में अपोज प्राइवेट इंटरप्राइजेस, यहाँ पर अपोज किया जाता है। कैपिटलिज्म में आपको ओपन मार्केट मिलता है, कुछ भी करो, कोई रोकने वाला नहीं। बट सोशलिज्म में रेगुलेटेड मार्केट, स्टेट थ्रू रेगुलेट होता है। कैपिटलिज्म में प्रॉफिट देखा जाता है, सभी अपना अपना प्रॉफिट देखते हैं। बट सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर, नो प्रॉफिट, स्टेट सबको इक्वली लेकर चलती है। कैपिटलिज्म में कंपटीशन अमंग सेलर रहता है, कौन सबसे अच्छा है। बट सोशलिज्म में नो कंपटीशन, सभी को इक्वली रहता है। बट कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट सिर्फ ऑब्जर्व करती है, बट सोशलिज्म में गवर्नमेंट को पूरा पावर रहता है कंट्रोल करने का। हम कैपिटलिज्म को लेजिस फेयर इकोनॉमी नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ओन ओनरशिप, बाजार में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, बाजार को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है, खुद रेगुलेट करता है बाजार। बट सोशलिज्म में कमांड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मतलब सभी को देखते हुए काम करना होता है।
गाइस आपको बताना है आपको कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम अच्छी लगी कमेंट करके। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का लोचा देखते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? गाइस क्यूबा को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यूएसए और यूएसएसआर में। क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड देश है जो हम कह सकते हैं यूएसए का पड़ोसी है, बट यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म ना मानकर यूएसएसआर की आइडियोलॉजी सोशलिज्म मान रहा था। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं क्यूबा यूएसए के साउथ में के कितने पास है, वही यूएसएसआर काफ़ी दूर है। इन अप्रैल 1961 यूएसएसआर वॉर वरीड दैट यूएसए इन्वेड कम्युनिस्ट रूल क्यूबा। अप्रैल 1961 की बात है, यूएसएसआर को लगा यूएसए कम्युनिस्ट रूल क्यूबा पे हमला कर देगा। प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा फिडेल कैस्ट्रो, क्यूबा के प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो थे। क्यूबा वॉज एलाई ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर का क्यूबा एलाइज था। अब हमारे डाउट क्लियर हो गए क्यों यूएसएसआर को डर था यूएसए क्यूबा पे हमला कर देगा। वो इसलिए क्यूबा तो यूएसए का पड़ोसी है और यूएसएसआर का गुण खाता था, सोशलिज्म आइडियोलॉजी का था। तो इससे घबरा कर सोवियत यूनियन निकल पड़ा अपने सपोर्टर को बचाने कि कहीं यूएसए उस पर हमला ना कर दे। निकिता क्रुश्चेव वाज द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन एंड डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। यूनियन सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने सोचा क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इन 1962 रशियन शिप्स लोडेड विथ न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस्ड इन क्यूबा। 1962 में सोवियत न्यूक्लियर शिप क्यूबा में ला रख दी। यूएसए की हिस्ट्री में पहली बार कोई इतनी नज़दीक न्यूक्लियर मिसाइल ला रखा और यूएसए को पता नहीं था इस बात का। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर्स वर reluctant टू डू एनीथिंग ऑन दिस मैटर। जॉन एफ कैनेडी उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट थे। कैनेडी और उनके सलाहकार ने ऐसा कुछ भी नहीं करने की बात की। कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वारशिप टू इंटरसेप्ट सोवियत यूनियन शिप। कैनेडी ने अमेरिकन वारशिप को ऑर्डर दिया क्यूबा में आने वाली यूएसएसआर शिप्स को इंटरसेप्ट करे, रोके, वरना अच्छा नहीं होगा अगर लाइन क्रॉस की तो। द टेंशन बिटवीन टू पावर्स एक्सक्लेटेड टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वार, होल वर्ल्ड नर्वस। दो शक्तियों का तनाव परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गया, पूरा वर्ल्ड डरा हुआ था। इवेंचुअली बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वार। अचानक ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों कंट्रीज ने मैटर सॉर्ट आउट कर लिया। फाइनली सोवियत शिप्स गो बैक और सोवियत शिप्स रुक गई, वापस चले गई। किस वजह से दोनों कंट्री ने लड़ाई नहीं करने का सोचा? क्या यूएसए के बोलने से यूएसएसआर वापस चला गया? ऐसा कोई बात नहीं था। दोनों कंट्री जानते थे अपनी न्यूक्लियर पावर को। अब अगर न्यूक्लियर वार होती तो पूरी कंट्री बर्बाद हो जाती। इसलिए यूएसए ने यूनियन सोवियत से न्यूक्लियर शिप हटाने को कहा, क्योंकि अब हम 1962 की बात कर रहे हैं जब इन दोनों ने पहले से थर्मो न्यूक्लियर बनाकर रखे थे, जो 1945 में हुए एटॉमिक अटैक से काफ़ी डिस्ट्रक्टिव थे। ये बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किए गए बॉम्ब से हजारों गुना ज़्यादा बर्बाद कर सकते थे। थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब 10 and 15,000 किलोटन्स के हैं, वही लिटिल बॉय एंड फैटमैन 10 and 15 किलोटन्स के थे। आप मैप में देख सकते हैं ये यूएसए के साउथ में क्यूबा है जो लॉन्च पैड था। अगर ये बॉम्ब से अटैक होती तो कितनी डिस्ट्रक्टिव और कितना दूर तक इसका रेंज है। यूएसए ही नहीं दूसरे कंट्री को भी साफ कर देता। वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय द US represent the ideology of liberal democracy and capitalism, and Eastern Alliance headed by the Soviet Union the ideology of socialism and communism. Western Alliance की अध्यक्षता यूएस करता जो कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करता था, और ईस्टर्न अलायंस की अध्यक्षता सोवियत यूनियन करता जो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करता था। शो हमने देखा इन दो राइवल्स में सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही कंपटीशन नहीं थी, इनमें आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हुआ। सो ये थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर क्या है? द कोल्ड वॉर क्रिएटेड अ टेंस सिचुएशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन एंड इट्स एलाइज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। शीत युद्ध यूनाइटेड स्टेट और यूनियन सोवियत एवं उनके सहयोगियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति छिड़ गई वर्ल्ड वॉर II के बाद। द स्टार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर इन 1946 एंड इन 1991 विद द
डिसइंटीग्रेट ऑफ यूएसएसआर। वर्ल्ड वार की शुरुआत 1946 में हुई और समाप्ति 1991 में यूएसएसआर के विघटन के साथ हुआ। कंपटीशन फॉर ग्लोबल सुपीरियरिटी बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच कंपटीशन थी कौन ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण कोल्ड वार हुआ। आइडियोलॉजी डिफरेंस, अलग विचार दोनों देशों की। यूएसए कैपिटलिज्म, वही यूएसएसआर सोशलिज्म मानता था। काफ़ी डिस्ट्रस्ट थी, एक दूसरे पे बिलीव नहीं था। क्रिटिसाइजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स पे काफ़ी आलोचना हुई। न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना गैर जरूरी था, जबकि यूएसए जानता था जापान खुद को सरेंडर कर रहा है। स्कॉलर्स का मानना है कि अमेरिका की खास मकसद सोवियत यूनियन को एशिया और दूसरे जगहों पर मिलिट्री और पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने से रोकना और सोवियत यूनियन को एहसास कराना कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। बट यूएसए के सपोर्टर का कहना था कि वार की समाप्ति जल्द से जल्द करना और अमेरिका तथा एलाइज कंट्री की आगे जनहानि ना हो, इसलिए एटॉमिक बम गिराना जरूरी था। बट ये सब बकवास बातें थी। यूएसए को तो सिर्फ अपनी सुप्रीम पावर दिखाना था। डिफरेंस एक इम्पोर्टेंट है, आइए हम समझते हैं। मान लीजिए अगर यूएसए यूएसएसआर के न्यूक्लियर वेपन्स को नाकाम डिसेबल करने की कोशिश करता, तब भी यूएसएसआर के पास यूएसए को बर्बाद करने लायक वेपन्स बच जाएंगे। मतलब दोनों साइड्स को रिटेलिएट करने की कैपेसिटी रहती है। इसलिए यूएसए और यूएसएसआर वर्ल्ड वार 3 का रिस्क नहीं लिया। इनके पास काफ़ी न्यूक्लियर स्टॉक थी, जिससे ये कई बार किसी को बर्बाद कर सकता है। डिटरेंस एक कीवर्ड है। अगर क्वेश्चन पूछे गए दोनों पावर्स में क्यों वार नहीं हुआ, सो द फीलिंग्स ऑफ डिटरेंस, सो यूएसए एंड यूएसएसआर अवॉइड द वार। प्रॉक्सी वार, तो इसका मतलब कोल्ड वार में इन दोनों की लड़ाई नहीं हुई, ऐसा नहीं था, सिर्फ लड़ाई करने का तरीका बदल गया। अब ये प्रॉक्सी वार में पार्टिसिपेट करने लगे। अब ये डायरेक्टली ना लड़ कर इनडायरेक्टली लड़ने लगे। ये दो पावर अपनी जेलेसी किसी दूसरे के घर में हो रही लड़ाई में निकालते, जैसे कि कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान की लड़ाई में देखने को मिला। प्रॉक्सी वार समझते हैं। मान लीजिए ए यूएसए है और बी यूएसएसआर है एंड सी और डी कोई एक अदर कंट्रीज है जिसमें लड़ाई हो रही है। तो ए सी का सपोर्ट कर देता, वही बी डी का सपोर्ट कर देता। तो ये थी प्रॉक्सी वार। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमारी बॉन्ड हमेशा जुड़ी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।